हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आज पढ़ने वाले हैं जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बात करते हैं कि मैटर क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को मैटर तब कहेंगे हम लोग, किसी भी चीज़ को मैटर तब कहेंगे जब उसके पास दो प्रॉपर्टी हो। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो? अगर उसके पास एक मास है, उसके पास अगर मास है और वो क्या करता हो, जगह ऑक्युपाई करता हो। ठीक है, अगर मैटर के पास मास है, हैज़ मास। ठीक है, और वो क्या करता हो, एक डिफिनिट स्पेस ऑक्युपाई करता हो, ऑक्युपाई स्पेस। अगर ये किसी चीज़ में, किसी भी सबस्टांस में अगर ये दोनों प्रॉपर्टी मिलती हैं हमारी, तो समझिए कि वो क्या है, मैटर है। उसको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैटर को हम फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं? तो आप लोग तो ये जानते होंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मैटर को डिवाइड किया गया है। अब जानते हैं कि अब डिफिनीशन के बारे में हम लोग इसको डिफाइन नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले ये बात बता दूँ, ये डिफाइन आपको खुद ही करने होंगे। किस बेसिस पर करने होंगे? कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को डिफाइन करना होता है तो सबसे पहले उसके प्रॉपर्टी को जानते हैं हम लोग। अगर हम लोग प्रॉपर्टी को जान चुके हैं तो हम किसी भी चीज़ को 10 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10 प्रॉपर्टी जानते हैं तो 10 डिफाइन हो सकते हैं, 2 जानेंगे तो 2 डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफाइन होते हैं, जो कि आप ही को करना है। हम सिंपली क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे IMF। IMF कहने का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बात करेंगे कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने IMF बात किया, IMF। ठीक है, IMF आप लोग जानते होंगे, सभी को तो शायद मैं, ठीक है चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये क्या होता है, ये IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। और एक होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन। IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं जो कि दो पार्ट में हुए। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होते हैं। ठीक है, अगर मैंने बात किया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते क्या हैं, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये दो मैंने ले लिए। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि ये दोनों में क्या है, अट्रैक्शन हो रहे हैं, ये दोनों में अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सी मतलब फोर्स लगेंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगी। अगर हम बात करते हैं रिपल्सन की, तो रिपल्सन में ये दो मोलिकुल्स है, एटम है, आयंस है, जो भी मानना हो आपको मान सकते हैं। अगर इनमें क्या हो, इनमें अगर रिपल्सन हो रहे हो, तो इनको क्या बोल सकते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इसी बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। तो बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर सॉलिड में देख रहे हैं तो ये लार्ज है। ठीक है, तो सिंपली मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब देखते हैं जैसे कि इसमें क्या होते हैं, ये एकदम से सटे सटे क्लोज पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए एकदम होते हैं, इसमें स्पेस नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये जैसे हैं, ये दोनों में इतना ज़्यादा है कि ये सड़ जाते हैं दोनों, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, बात कर सकते हैं सिंपली, आप देख लीजिए। अगर यही चीज़ मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूं लिक्विड का। ये देख लें, ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें उतनी अट्रैक्शन नहीं है जितनी कि सॉलिड में है। यानी कि सॉलिड में दो पार्टिकल्स एकदम से क्लोजली सरफेस टू सरफेस अटैच हैं, और इनमें देख रहे हैं कि ये सरफेस टू सरफेस अटैच नहीं है। तो इसी कारण से हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड क्या करती है, फ्लो करती है। यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें होता है स्मॉल के कारण ये फ्लूइड प्रोवाइड करती है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो होती है वो बहती है इसी वजह से कि क्योंकि अट्रैक्शन उनमें
सॉलिड के कंपेयर में कम होती है, और ये दो बीच में, जैसे दो एटम और आयन के बीच में क्या होते हैं, थोड़ी सी स्पेस होते हैं जिसके वो कमज़ोर रहते हैं और वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड हो जाती है। वहीं अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए मॉलिक्यूल्स इतने, एटम आयन जो भी लेना है, ये कितने एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। अगर जाहिर सी बात करें, मैंने यहाँ बात किया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो यही जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन ही गैस में होते हैं। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ही ये क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर बिखर जाते हैं, रिपल्सन हो जाते हैं उनमें एक दूसरे से। आपने सिंपली से देखे होंगे, घर में अगर अगरबत्ती जलाते होंगे तो ये पूरे रूम में जो उसकी धुआं निकलती है या स्मेल जो भी निकलती है, ये क्या होती है, पूरे एक जगह जलाते हैं लेकिन वो स्मेल वो पूरे रूम में मतलब फैल जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण वो पूरे रूम में फैल चुके होते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करती है गैस में। तो जाहिर सी बात है कि अगर रिपल्सन ज़्यादा है तो उनमें अट्रैक्शन कम है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के कंपेयर करेंगे तो जीरो होंगे, लेकिन हाई क्या होंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन हाई होंगे और अट्रैक्शन उनमें कम होंगे। तो इसीलिए हमने कंपेरिजन में लिया हुआ है, तो जीरो हो गए अट्रैक्शन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो हम मानते हैं कि डेंसिटी क्या है सॉलिड में, हाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई लिखा हुआ है, हाई होते हैं। डेंसिटी क्या होते हैं? हाई होते हैं। जैसे कि हम मान लें कि ये सिंपल सी चीज़ है कि हम 4 kg का तीनों है, ये तीनों है 4 kg का, ठीक है। तीनों क्या ले लिए, सॉलिड भी 4 kg का ले लिए, लिक्विड भी 4 kg, वेट में हम सिंपल से डिफाइन करने के लिए बता रहे हैं, कंपेयर करने के लिए, और गैस भी 4 kg के ले लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम उनमें बात करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये जो सॉलिड में होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, हाई होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। वहीं उतना ही वेट में अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें कम होंगे, यानी कि डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। और वहीं गैस की अगर हम लोग बात करें, गैस की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। वहीं कंपेयर किए, अगर इन सब में कंपेयर किए तो इंटरमीडिएट मैंने लिखा हुआ है और इसका हाई लिखा हुआ है, यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में और गैस के कंपैरिजन में ये इसको इंटरमीडिएट मैंने रखा है, और ये हाई होते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और इसमें लो होते हैं। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होते हैं? वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर हम मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है ये सॉलिड का, अगर हम कहीं भी इसको रखें, किसी भी शेप के यूटेंसिल्स में रखें, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही रहेंगे। साइज से जैसे कि मान लीजिए मैंने ये किसी सिलेंड्रिकल ग्लास में रख दिए, तो क्या इसके वॉल्यूम बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, ठीक है। अगर सिंपली मैंने मान लिया कि किसी बोतल में पानी लेंगे, ठीक है, किसी बोतल में पानी अगर लेंगे और उस बोतल के पानी अगर किसी ग्लास में रख देते हैं, तो क्या उसके वॉल्यूम बदल जाएंगे? नहीं, वॉल्यूम उतने ही रहेंगे, सिर्फ शेप बदल जाएंगे, वो ग्लास के शेप के हो जाएंगे। तो वो भी आगे हम बात करेंगे। और ये भी क्या है, वॉल्यूम जैसे वेरीज विथ कंटेनर। अब बात करते हैं गैस की। अगर गैस देखिए, वेरीज विथ कंटेनर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर चलिए ये मान लीजिए कि इसमें हमने गैस रखा है, ठीक है, इसमें हमने क्या रखा है, गैस। इतने छोटे से बर्तन में मैंने गैस रखा है। अगर हम चाहें तो इसको बड़े में अगर यही चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे, यही बड़े चीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या होंगे, उतने ही पार्टिकल चारों ओर फैल जाएंगे, यानी कि उनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अगर इसमें मैंने 10 पार्टिकल लिए हैं तो यही 10 पार्टिकल रहेंगे, लेकिन क्या होंगे, ये पूरे कंटेनर में फैले हुए रहेंगे, यानी कि इसका क्या हुआ, वेरी कर गया। वेरीज विथ कंटेनर मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम क्या होते हैं, वेरीज विथ कंटेनर। अगर बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री मीन्स शेप। शेप क्या होती है? अगर सॉलिड की ले तो शेप होते हैं डिफिनिट, यानी कि कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ में है, मान लीजिए कि ये क्या है, इसकी शेप डिफिनिट है, ठीक है, इसकी शेप क्या है, डिफिनिट है। अब हम इसकी शेप बदल नहीं सकते हैं। बदलेंगे कब? जब इसका स्टेट चेंज कर दें, यानी कि इसमें एक्सटर्नल कुछ टेम्परेचर वगैरह लगाएं, तो ये क्या होंगे, इसके शेप भले चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में सभी प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल में क्या एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल वगैरह कुछ नहीं लगाना है, टेम्परेचर प्रेशर कुछ नहीं लगाने, हमें नॉर्मल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ बात की है हम जैसे कि सॉलिड की, तो सॉलिड का जो है इसका शेप नहीं चेंज होंगे। अगर ये पेन है, अगर इसको कहीं भी रखेंगे तो ये क्या होंगे, इसी शेप में रहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो एक मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर में ले लिए लिक्विड, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन अगर यही लिक्विड हम मतलब ये यही लिक्विड अगर सर्कुलर शेप के यूटेंसिल्स में रख दें तो ये क्या होंगे, इस शेप के बन जाएंगे। तो इसका शेप क्या होते हैं, डिफिनिट नहीं कह सकते कि हाँ ये इसी शेप के हैं। इसको जिस कंटेनर में रखेंगे उसी शेप का बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से गैस की होती है, जो मान लीजिए वही सेम एग्जांपल जो लिक्विड के मैंने दिया, अगर रेक्टेंगुलर में गैस को रखेंगे तो ये उसी शेप का हो जाएंगे। अगर सिलेंड्रिकल में इसको रखेंगे तो, या सर्कुलर में रखेंगे इसको, तो वो जो कंटेनर का शेप रहेगा उसी कंटेनर के शेप में वो अपना ले लेगा। बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है तो कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड जो होते हैं नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, सॉलिड जो होते हैं नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इसके पीछे रीजन है क्यों नॉन कंप्रेसिबल हो। तो जैसे हमने देखा कि जो है ये मान लीजिए कि सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। तो देखिए इसमें जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता क्या है, दो एटम्स और आयन या मोलिकुल्स के बीच में की दूरी को क्या कहते हैं, दो इसके बीच में ये जो दूरी है, जैसे कि सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि इस बीच में जो दूरी है, गैप है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो कि अगर सॉलिड है तो इसमें क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होते हैं कि हम उसको कंप्रेस्ड करें। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। वहीं बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में होते हैं, स्लाइटली होते हैं, जो कि हम इसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं। मान लीजिए ये लिक्विड है, लिक्विड के दो पार्टिकल्स है, अगर हम इसको एक्सटर्नल प्रेशर दें तो ये क्या होंगे, ये सड़ जाएंगे, यानी कि कंप्रेस्ड हो गए। वहीं बात करेंगे गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए इसको हम हाईली कंप्रेसिबल बोलेंगे, ठीक है। ये कंप्रेसिबल है लेकिन इसको हम हाईली कंप्रेसिबल बोलेंगे, और ये सिंपली कंप्रेसिबल है और इसको क्या बोलेंगे, नॉन कंप्रेसिबल। सिंपली से आप समझ चुके होंगे इस बात को। अब बात करते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की क्या होते हैं, तो थर्मल एनर्जी को हम कहते हैं कि आल्सो कॉल्ड द हीट एनर्जी। इसको क्या कहेंगे, हीट एनर्जी। इज प्रोड्यूस व्हेन द राइज इन टेम्परेचर काउज द एटम एंड मोलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। सिंपली से मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम इसको बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, चलिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है, अब इसको भरने में तो टाइम लग जाएंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए समझने के लिए मैं बताता हूँ। अगर इसको हम बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड किए, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड किए इसमें बाहर से अगर हम, तो ये क्या करेंगे, इनके जो मोलिक्यूल्स है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। ये मतलब मोटाइल, जैसे ये मूवेबल नहीं हो सकते। मूवेबल कब होंगे, जब इनका टोटली स्पेस मतलब स्टेट ही चेंज हो जाए। यानी ये सॉलिड है, लिक्विड में अगर चेंज होता है तभी हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये सॉलिड में हैं, जब तक से ये सॉलिड में रहेंगे तब तक से इनका मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, ये मूव नहीं कर सकता है। ये क्या कर सकता है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। अगर वही चीज़ बात करें हम लिक्विड की बात करें, तो आपने सिंपली से देखो होंगे, जब भी हम टेम्परेचर दिए इसको, जैसे हम टेम्परेचर इसमें दिए टेम्परेचर, तो ये क्या होंगे मोलिक्यूल्स, ठीक है, इसके मोलिक्यूल्स क्या होंगे, ये मूव करने लगते हैं। इनके पार्टिकल्स जो हैं क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं। सिंपली से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपने कभी वाटर को देखा होगा कि वो बॉयल करते हैं, तो क्या हुआ, वो थर्मल एनर्जी जो हीट दिया गया उससे उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, गेन करेंगे हीट को, और वो क्या करते हैं, बॉयल करने लगते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो और ज़्यादा वो होंगे, हाई होते हैं थर्मल एनर्जी, यानी थोड़े से भी हीट देंगे तो ये जो यहाँ है सीधे भाग जाएंगे यहाँ, मतलब ज़्यादा होते हैं उनमें थर्मल एनर्जी की जो होती है, मूव करने लगते हैं, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर भागने लगते हैं। वैसे भी ऑलरेडी उनमें जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण वो क्या है, ऑलरेडी मूवेबल हैं। और अगर ऊपर से हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो फिर और क्या कहना है, वो तो सीधे
अपना रास्ता देखेंगे भैया कि मैं तेरे पास नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ अब दूसरे स्टेट में, सीधे अपना राजधानी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, राज्य ही चेंज कर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो बात करेंगे अब सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड की अगर बात करेंगे तो सॉलिड को फर्दर दो भाग में, मतलब दो पार्ट में तोड़ा गया है, जैसे कि बांटा गया है। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब सॉलिड तो दोनों हैं, लेकिन अब ये डिफाइन, मतलब ये अलग अलग क्यों किए गए हैं, तो हम इनके प्रॉपर्टीज से जानेंगे कि ये ऐसा क्या चीज़ है इन दोनों को जो अलग बनाते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि क्रिस्टलाइन का। क्रिस्टलाइन का बात करता हूँ तो रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे ये रेगुलर वे में अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, और वहीं अगर बात करें एमॉर्फस की तो इनका इरेगुलर वे में होते हैं। ठीक है, इनका क्या होते हैं, इरेगुलर वे में होते हैं। आप देख सकते हैं सिंपली फिगर में, बड़े छोटे जो भी हो सब इरेगुलर वे में होते हैं। और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब, अगर किसी सबस्टांस का अगर हमने मेल्टिंग पॉइंट अगर उसका माना है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो भैया उसको हम अगर 90 देंगे या 95 डिग्री भी देंगे ना, तो वो क्या करेंगे, मेल्ट नहीं करेंगे। यानी कि ये क्या होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पर ही वो मेल्ट करेंगे। और वहीं अगर बात करते हैं कि मेल्ट ओवर ए रेंज, एमॉर्फस की बात करते हैं तो मेल्ट ओवर ए रेंज, यानी कि उनके आसपास भी अगर देंगे तो वो धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, मेल्ट करने लगेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड। इसको क्या कहेंगे, ट्रू सॉलिड बोले। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। जैसे हम सॉलिड को डिफाइन करते हैं तो सिंपली सी बात कर सकते हैं, ये सभी चीज़ उसमें है, इसीलिए ये क्या कहेंगे, ट्रू सॉलिड। लेकिन इसको कुछ डिफर हो जाता है, ये मतलब जिस सॉलिड की बात कर रहे हैं उससे ये डिफर हो जाते हैं। जैसे कि रिगार्डेड एज द सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, इसको क्या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड जो है कैसे बनते हैं और क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हम लिक्विड ले लेते हैं, कोई वाटर ही ले लेते हैं हम लिक्विड के तौर पर। अब वाटर को क्या करेंगे, हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर रखेंगे जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके आगे अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो भी टेम्परेचर रखते हैं, यानी कि कहने का मतलब -48 डिग्री, -50 डिग्री जो भी रखना है सेल्सियस, तो ये क्या रहेंगे, आइस में ही रहेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो यहाँ थे वहीं यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी लिक्विड को बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट अगर रखते हैं डायरेक्टली, मतलब अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं ले जाना है, डायरेक्ट हम रखेंगे किस चीज़ में, डायरेक्ट बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट रखेंगे 48 डिग्री सेल्सियस, या कोई मतलब 60 डिग्री सेल्सियस कोई भी लीजिए, लेकिन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट रखिए, -48 -60 कुछ भी रखिए, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये फेज नहीं आएगा इसके बीच में, डायरेक्ट ये सुपर कूल्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर टेम्परेचर रखते हैं 48 डिग्री या -48 डिग्री या -60 डिग्री रखते हैं तो इसमें कन्वर्ट होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, एनिसोट्रोपिक इन नेचर। इसका कहने का मतलब है, एनिसोट्रोपिक मीन्स होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी इसमें चेंज होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनोसिट्रोपिक प्रॉपर्टी। और इसमें जो होता है एमॉर्फस में होता है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ये सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि इसका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगा किसी भी मतलब में स्टेट में या डायरेक्शन में बात करें तो। अब बात करें डिफिनिट ज्योमेट्रिक शेप की, तो डिफिनिट आप तो जानते ही हैं कि इसका शेप जो होते हैं डिफिनिट होते हैं, और इसका जो शेप होते हैं इरेगुलर वे में होते हैं। जैसे कि मैंने तो यहाँ ये बाउंड्री लाइन दे रखा है, लेकिन इनका शेप क्या होता है, इरेगुलर वे में होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, स्मूथ एंड क्लीन क्लीवेज की बात करें, स्मूथ एंड क्लीन क्लीवेज
क्लीवेज मीन्स क्या होता है, तोड़ना, काटना, जो भी आप समझे। तो इसमें अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम इसका क्लीवेज करें, जैसे कि मान लीजिए ये सॉलिड हो गया, अगर हम इसको तोड़े, सिंपली सी बात है, अगर इसको हम तोड़ दें, ठीक है, इसको हम तोड़ दें, इसी की यही हम तोड़ के दो पार्ट में किए, तो इसका क्या हुआ, एकदम क्लीन, यहाँ जो जहाँ से टूटा है, ये जहाँ से टूटा है एट द पॉइंट ऑफ द ब्रेकेज, ठीक है, जिस पॉइंट से टूटा है वो क्या होंगे, स्मूथ होंगे, एकदम से क्लीन होंगे। अगर वहीं हम बात करते हैं इस सॉलिड की यानी एमोर्फस की, तो जैसे कि हम ये है, ठीक है, तो ये जो तोड़ेंगे हम, ये इस शेप में तोड़ेंगे तो टूटेगा, ठीक है, जैसे कि इरेगुलर वे में टूटेगा, समझ रहे हैं, ये इरेगुलर वे में, जहाँ से हमने, देखिए इसमें हमने तोड़ा, ये पॉइंट ऑफ ब्रेकेज है, तो ये दो पार्ट में टूटे, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ ब्रेकेज होगा जहाँ पर वो तोड़े गए हैं वो स्मूथ होगा, और वो एमॉर्फस में क्या होगा, इरेगुलर होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के, जैसे इरेगुलर होता है, कभी भी आपने वुड वगैरह या ग्लास आपके घरों में होंगे, टूटा फूटा होगा तो ज़रूर देखे होंगे कि इरेगुलर वे में टूटते हैं। प्लास्टिक की बात करें, रबर की बात करें, वुड की, कभी भी आपने मतलब वुड वगैरह तोड़े होंगे, लकड़ी वगैरह तोड़ते होंगे, तो उसमें से बहुत सारा मतलब इरेगुलर वे में देखने को मिलता होगा उसका शेप, जहाँ से तोड़े होंगे, ठीक है, इस टाइप के मिलेंगे आपको। और इसका एग्जांपल है NaCl क्यूबिक फॉर्म में, आयोडीन रोम्बिक फॉर्म में होते हैं, सुक्रोज मोनोक्लिनिक फॉर्म में होते हैं। तो ये ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द सॉलिड दैट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, और उसके हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे फिर हम बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि ये सॉलिड मैंने पढ़ लिया, लिक्विड में वैसा कुछ नहीं होते कि इनको हम डिवाइड करें, ठीक है। अब बात करते हैं गैस की, तो गैस में भी वैसा कुछ नहीं होते जिससे डिवाइड करें, कोई भी पार्ट बनाया नहीं गया अभी तक से। तो थोड़ी सी गैस के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता देता हूँ, कि जैसे कि गैस की अगर थोड़ी सी बता देता हूँ, गैस जो होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो गैस होते हैं सिर्फ 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 एलिमेंट होते हैं गैस के। वो कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है? चलिए ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं बताता हूँ। जितने भी इनियर्ट गैस हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, जैसे कि मैं नेम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो कौन कौन से इनियर्ट गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये 6 जो होते हैं ये इनियर्ट गैस होते हैं। तो मैंने तो बात किया है 11, तो और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की। तो ये आपको सिंपली से जानना चाहिए, इसलिए मैं बता दिया हूँ। तो चलिए अब पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होते क्या है। आपने कभी गिरगिट को देखे होंगे, गिरगिट हम भाषा में, मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ, गिरगिट को देखे होंगे। उनको आप जानते होंगे कि उनका एक कैरेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस चीज़ पर जाएं, ठीक है, जैसे मैंने पेड़ पर बोला हरे रंग, जैसे बात करें, अगर पेड़ पर बोला तो वो उसी रंग के हो जाएंगे। अगर मैं ज़मीन पर उनको देखता हूँ तो वो उसी रंग के, जैसे कि हैं वो सेम चीज़, एक ही जो मतलब गिरगिट है, वो रंग बदलते हैं, अगर जहाँ जाते हैं वहाँ उस रंग के बदल जाते हैं, तो वो उनका एक प्रॉपर्टी है। तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर होते हैं, उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, कि सबस्टांस एक ही हैं लेकिन वो अलग अलग रूप के हो जाते हैं। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म को अगर डिफाइन करें हम, तो द फेनोमेनन इन विच ए कंपाउंड शो मोर देन द वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है, उसी फेनोमेनन को, उसी क्रिया को क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि HgCl, ठीक है, HgCl का बात कर रहा हूँ, तो ये 2 शेप में पाए जाते हैं, ठीक है, 2 शेप में, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होते हैं
ऑर्थोरोम्बिक और एक होते हैं टेट्राहेड्रल, जो कि आप शेप देख सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में जैसे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि इनके शेप बराबर नहीं होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक की ये प्रॉपर्टी होती है। तो HCl ऑर्थोरोम्बिक में होते हैं और ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल में होते हैं। ये दो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन है सेम ही चीज़, है सेम ही चीज़, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। जैसे कि NaCl भी है, तो ये दो शेप में होते हैं, एक होते हैं क्यूबिक और एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। और जो मान लीजिए कि ये शेप हो गए और इस टाइप के शेप और इस टाइप के जो क्रिया करते हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो शो करते हैं और उनके शेप को हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फ कहते हैं, पॉलीमॉर्फ बोलेंगे। या फिर और क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म लिख देता हूं मैं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। थोड़ी सी मेरी राइटिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरे वर्ड्स को देखिए, उनसे आप मतलब क्लियर कर सकते हैं। इसको मैंने पॉलीमॉर्फ बोला और ये क्या है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। अब थोड़ी सी एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म द फेनोमेनन इन विच ए कंपाउंड सो मोर देन द वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि एक ये फेनोमेनन है, एक क्रिया है जिसमें एक ही सबस्टांस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो फॉर्म हुए हैं उनके, जो शेप हुए हैं उनको हम लोग पॉलीमॉर्फ बोलेंगे, और या तो पॉलीमॉर्फ बोलेंगे या तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये तो दो हो गए, एक ही सबस्टांस थे, अब ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या इनके प्रॉपर्टी सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, अब इसके बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा प्रॉपर्टी, यहाँ पर देख लीजिए, तो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक सबस्टांस है, डिफरेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक सबस्टांस है, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट सॉलिबिलिटी, डिफरेंट स्टेबिलिटी, डिफरेंट डिसोल्यूशन बिहेवियर, डिफरेंट बायोलॉजिकल बिहेवियर। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसका क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, इसका कुछ और हो सकते हैं, इसका कुछ और हो सकते हैं, यानी कि पहले जो थे उनसे डिफर कर जाएंगे। ठीक है, और ये मतलब तीनों जो है, तीनों के प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। वहीं बात करते हैं सॉलिबिलिटी की, तो सॉलिबिलिटी भी डिफर कर जाएगी। बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी भी डिफर कर जाएगी। मान लीजिए कि मैं सिंपल सा आपको समझा देता हूँ, ये स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी सबस्टांस पहले से स्टेबल है, तो या तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा या फिर लो रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले से कोई सबस्टांस है जो कि स्टेबिलिटी है, अगर वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, तो या तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा या तो फिर लो रिएक्टिव हो जाएगा। अगर पहले से वो हाईली रिएक्टिव है, तो या तो स्टेबल हो जाएगा या फिर लो रिएक्टिव हो जाएगा। अगर पहले से लो रिएक्टिव है, तो या तो स्टेबल हो जाएगा या फिर हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये मैंने सिंपल सा समझने के लिए बना दिया है, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। डिसोल्यूशन क्या होते हैं, ये एक प्रोसेस होती है जिससे डिसॉल्विंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग या एक्ट ऑफ डिसॉल्विंग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें सेपरेशन इनटू द, मतलब जो मटेरियल्स होंगे वो एक कंपोनेंट में टूट जाते हैं। ठीक है, अगर ये मटेरियल अगर डिसोल्यूशन होते हैं तो ये क्या करते हैं, कंपोनेंट में टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। डिसोल्यूशन के लिए क्या होंगे, एक जरूरी है कि मतलब सॉल्वेंट हो। ठीक है, डिसोल्यूशन बिहेवियर के लिए जरूरी है कि सॉल्वेंट हो। अब वहीं अगर सॉल्युबिलिटी, अब डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी में क्या अंतर होते हैं, डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी में यही होते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सॉल्युबिलिटी वो है कि जैसे कि उसको एबिलिटी बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू डिजॉल्व, यानी कि उसमें कितना एबिलिटी है कि वो डिजॉल्व कर सके, डिसोल्यूशन शो कर सके। मान लीजिए कि ये इतना हमने लिया था, अब क्या हुआ, डिसोल्यूशन हो गया या डिजॉल्व होने के बाद ये इतना बच गया, यानी कि इसके पास जितना पहले वेट था वो तो मतलब उसने डिजॉल्व कर दिया, तो उतना ही एबिलिटी थी इसको डिसॉल्व करने की, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी जो भी अपने
देखे होंगे केमिकल रिएक्शन वगैरह, जो भी बायोलॉजिकल मतलब लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और अगर लेते हैं अपने डेली लाइफ से पॉलीमॉर्फिज्म की, तो हम दे देते हैं। मैं इधर ही जैसे कि बात करूँगा मैं कुछ एस्ट्रोइड्स की, जो कि हमारे आप लोग भी जानते होंगे। एस्ट्रोइड्स की अगर बात करूँ तो आपने सिंपली से जानते होंगे, सिंपल जानते होंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये भी पॉलीमॉर्फिक मतलब पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि मेल सेक्सुअल जो होते हैं को कंट्रोल करते हैं, मेल सेक्सुअल को कंट्रोल बिहेवियर को चेंज कर मतलब कंट्रोल करते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, लिबिडो भी बोलते हैं। इसको नहीं बोलते हैं लिबिडो, इस चीज़ को बोलते हैं मेल सेक्सुअल बिहेवियर को। अगर लिबिडो की बात करें तो ये क्या होता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कोर्टिसोन। ठीक है, कोर्टिसोन ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और ये क्या है, एस्ट्रोइड्स हैं। ठीक है, तो इनका यूजेस क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस में ये यूज होते हैं। कौन, कोर्टिसोन। और ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसका बहुत सारे यूज है। बोन वगैरह जो आप पढ़ते हैं, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है कि टेस्टोस्टेरोन घटा तो क्या होगा, बोन पर क्या इफेक्ट आएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा तो क्या बोन पर, ये आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अपने एक और मैं बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 ही बताऊँगा। प्रेडनिसोलोन किस, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और ये है क्या एस्ट्रोइड्स हैं। और इनमें क्या है, ये अर्थराइटिस वगैरह जो होते हैं, या फिर ब्लड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, इन सभी चीज़ों में प्रेडनिसोलोन का यूज़ होता है। ठीक है, कोर्टिसोन का यूज़ होता है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस में, टेस्टोस्टेरोन का मेल सेक्सुअल बिहेवियर जिसको हम लोग लिबिडो भी कहते हैं। ये सब क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, ये एस्ट्रोइड्स हैं। तो ये जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने बता दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छा करते हुए। और प्लीज़ आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप अपने भाई को थोड़े से सपोर्ट दे दें। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।